अब हम बात करेंगे दोस्तों स्टैटिस्टिक्स की। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टैटिस्टिक्स। अब ये टॉपिक हमको थोड़ा सा कम पसंद था शायद, इसीलिए हम लोग इंजीनियरिंग में है, कॉमर्स में नहीं गए थे, राइट। बट स्टिल आज के जमाने में अगर बात करें तो एक इंजीनियर को भी स्टैटिस्टिक्स की नंबर्स के साथ खेलने की बहुत जरूरत पड़ती है, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, सेल्स में हो, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हो, या फिर एक्सपेरिमेंट R&D में हो और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट उसको करना है। हर जगह पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स जो है उसके बारे में हमें बेसिक प्रिलिमिनरी हमारी रिक्वायरमेंट है। वी डोंट नीड टू गो वेरी मच इनटू डिटेल। जितना गेट के लिए चाहिए वो बहुत इजी, बहुत ही बेसिक है। तो गाइस स्टैटिस्टिक्स का यूज हम लोग कहां पे करते हैं? वी यूज स्टैटिस्टिक्स फॉर मेजरली टू पर्पस। वी यूज स्टैटिस्टिक्स फॉर मेजरली टू पर्पसेस। कौन से? टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम लोग ट्रेंड बोलते हैं, ट्रेंड। टू मेजर द ट्रेंड एंड टू मेजर द डिस्पर्जन। ओके, टू मेजर द ट्रेंड एंड टू मेजर द डिस्पर्जन। अगर हमारे पास कोई मल्टीपल डेटा का रीडिंग है तो इसका एवरेज निकालेंगे, दैट विल बी अवर ट्रेंड। ओके, ये डेटा पॉइंट्स है अलग अलग। ओके, इफ आई हैव दिस 6 डेटा पॉइंट्स और उसका एवरेज निकाला तो मुझे ट्रेंड मिला। ओके, एंड डिस्पर्जन मीन्स अगर मैं ये बोलूं कि ये पर्टिकुलर ये डेटा पॉइंट का ट्रेंड से कितना दूर है, ये कितना चेंज है, देन इट इज डिस्पर्जन। ओके, जैसे कि ले लो हम कोई भी बैट्समैन का करियर जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बाय हिज एवरेज, बैटिंग एवरेज। ओके, तो बैटिंग एवरेज क्या हो गई? बैटिंग एवरेज हो गई हमारी सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, एंड अगर कोई पर्टिकुलर गेम में उसने इतने रन बनाए तो एवरेज और वो रन्स के बीच का जो गैप है दैट इज अवर डिस्पर्जन। यार ये मैच में इसने अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं किया, इसका एवरेज तो 50 का है, सिर्फ 20 रन बनाए, ठीक है। सो दैट इज measurement of dispersion. So these are two basic objectives of statistical analysis: finding out the central tendency and finding out the amount of dispersion. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के सबसे बेसिक 3, कोई भी डेटा है तो उसके बेसिक 3 पैरामीटर्स हम लोगों को चाहिए होते हैं टू डू एनीथिंग एल्स, दैट इज मीन, मोड एंड मीडियन, राइट। मीन, मोड एंड मीडियन, इसको स्कूल में पढ़े थे। अभी सिर्फ उसका बेसिक देखना है, जितना गेट के लिए जरूरी है उतना ही देखना है, बड़े बड़े क्वेश्चंस इसके जरूरी नहीं होते। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अगर हम बात करें दोस्तों एरिथमेटिक मीन ऑफ एनी डेटा, मीन का मतलब क्या होता है? मीन इज नथिंग बट एवरेज। मीन इज नथिंग बट सिंपली एवरेज। ओके, अब हमेशा स्टैटिस्टिक्स में गाइस हमारे पास डेटा 2 तरीके का होता है, आइदर इट इज रॉ डेटा और इट इज ग्रुप्ड डेटा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रॉ डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन, दैट इज नथिंग बट सिंपल एवरेज, सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ एंट्रीज। ठीक है, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन? व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस आउटपुट? सबका एडिशन करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज करना है। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन? इसका टोटल करना है, डिवाइड बाय 10 डेटा एंट्री है, तो दैट गिव्स अस 6। तो इट इज वेरी सिंपल। अब अगर हम बात करें एरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, मतलब अगर हमको डेटा ग्रुप करके दिया हुआ है, अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर दिया है, अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर कितनी एंट्री है वो हमको बोला हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ।
ये होता है एरिथमेटिक मीन। ये स्कूल में पढ़े थे गाइस, आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर क्वेश्चन दिया है हमको ग्रुप्ड डेटा का, तो उसमें कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 विल बी गिवन। मिड पॉइंट और एफ एक्स वो हमको निकालना पड़ता है। यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दे दिया है जस्ट टू सेव योर कैलकुलेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, अलग अलग 10-10 किलोग्राम के क्लास है वेट के, और उसमें कितने नंबर ऑफ पिग्स फॉल करते हैं वो हमको दिया हुआ है। समझ रहे हो? टोटल 75 पिग्स, दिस इज फ्रीक्वेंसी एफ, एंड 75 विल बी सिग्मा एफ, जाहिर सी बात है, राइट। नाउ एक्स विल बी मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, एक्स विल बी मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास। तो ये कॉलम नंबर 2 जो है वो हमें निकालना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई एफ एक्स, और एंड में हमको चाहिए उसका समेशन, दैट विल बी सिग्मा एफ एक्स। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये करना होता है हमको। तो व्हाट इज द आंसर? 4305 डिवाइडेड बाय 75। $57.4 is our answer. ठीक है, सो दैट वाज अरिथमेटिक मीन। अब अगर हम बात करें सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट इज अवर मीडियन। मीडियन, ठीक है। मीडियन क्या होता है गाइस? अरिथमेटिक मीन जो था दैट वाज लाइक न्यूमेरिकल एवरेज। अरिथमेटिक मीन जो हमने देखा दैट वाज एक्चुअल एवरेज, राइट। एंड मीडियन जो है दैट इज पोजिशनल एवरेज। मीडियन जो है दैट इज पोजिशनल एवरेज। इसका मतलब क्या होता है? लेट अस अस्यूम एक 5 क्रिकेट मैच की सीरीज में पर्टिकुलर बैट्समैन उसने ऐसे स्कोर बनाया, ऐसे 5 स्कोर इसने बनाए, ठीक है। और थोड़ा सा डेटा इसका चेंज कर देते हैं क्योंकि दोनों में सेम आंसर मिलेगा। लेट अस से 5 मैच में उसने बनाए 10, 25, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं मीन निकालूं तो क्या मिल रहा है मुझे? गिव मी एरिथमेटिक मीन एवरेज। 48 इसकी एवरेज हो गई, ठीक है। तो ये हो गया एरिथमेटिक सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन इन व्हाट टर्म? कि सबका एवरेज जो है वो वहां से पास हो गया, ठीक है। अब मीन क्या करता, अपना मीडियन क्या करता है? मीडियन इज आवर पोजिशनल एवरेज। मीडियन इज आवर पोजिशनल एवरेज। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। 10, 25, 50, 75 एंड 80 असेंडिंग ऑर्डर में इसको रखा, ठीक है। और अब इसके सेंट्रल वैल्यू जो है, सेंट्रल वैल्यू दैट विल बी आवर मीडियन। मतलब मीडियन का मतलब होता है वो वाली वैल्यू जिससे कम वैल्यूज और जिससे ज्यादा वैल्यूज आर इक्वल। इससे कम वैल्यूज है 2, इससे ज्यादा वैल्यूज भी है 2। समझ रहे हो? सो दिस इज पोजिशनल एवरेज। अगर हम यहां पे देखें तो 50, 25, 75, 10 और 80 इसका एवरेज था 48। तो ये हुआ मीडियन का ग्राफ, ओके। 5 अलग अलग डेटा पॉइंट्स और उनका मीन का ग्राफ, माय मिस्टेक, ये हुआ मीन का ग्राफ, ठीक है। अगर मीडियन की बात करें तो सिंपली पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में रखो, ओके, और उसकी सेंट्रल वैल्यू दैट इज आवर मीडियन।
तो ये दिख रहा है, दिस इज अ पोजिशनल एवरेज। मीडियन ऑफ रॉ डेटा, मीडियन ऑफ रॉ डेटा में क्या करना है हमको? देखो ये हमने जो देखा ना, मीन इज क्वांटिटेटिव एवरेज, मीडियन इज पोजिशनल एवरेज, ये हमने अभी समझा। ठीक है, मीडियन ऑफ रॉ डेटा, सारे डेटा पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखो, और अगर टोटल डेटा पॉइंट्स ऑड है तो सिंपली सेंट्रल वैल्यू। देखो यहाँ पे टोटल डेटा पॉइंट्स 5 थे, तो 5+1/2 थर्ड वैल्यू जो थी वो हमारी सेंट्रल वैल्यू हो गई। ठीक है, अगर डेटा पॉइंट्स इवन है तो दोनों वैल्यू जो बीच की मिलेगी, थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू, उनका एडिशन डिवाइडेड बाय 2। ऑड और इवन है तो क्या चेंज हो जाएगा? अगर टोटल डेटा पॉइंट्स इवन है तो दोनों सेंट्रल वैल्यूज को ऐड करके उसका एवरेज निकालें। तो क्वेश्चन 3 में मीडियन क्या होगा बताओ मुझे? 6 वैल्यूज आर देयर, असेंडिंग ऑर्डर में रखना कंपलसरी है सबसे पहले। असेंडिंग ऑर्डर में रखा तो 159 और 160 दो वैल्यूज आ रही है बीच में, थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू। ओके, आई होप दिस वाज वेरी सिंपल। अब जो है दोस्तों ये मेमोरी बेस्ड है, गेट में पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ सकते हैं। ओके, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा का मीडियन कैसे निकलेगा? जाहिर सी बात है, ग्रुप डेटा है तो फिर से टेबल देना पड़ेगा हमको। ओके, सो यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 जो है, ओनली दीज 2 कॉलम्स विल बी गिवन। कॉलम 1 एंड 2 विल बी गिवन एज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मार्क्स की रेंज और उसमें कितने बच्चे वो मार्क्स में, वो रेंज में है, उतना दिया हुआ है। ठीक है, नाउ मीडियन कैसे निकलेगा वो देखिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला। इसको लिखिए, एक बार लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। L प्लस n+1/2 माइनस f+1 अपॉन स्मॉल fm होल थिंग मल्टीप्लाइड विथ h। मतलब h के साथ मल्टीप्लीकेशन करने के बाद L में ऐड करना है एंड में। ठीक है, तो अब इसमें दोस्तों हमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करें। सो आई नीड योर फुल फोकस हियर। यहाँ पे देखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, कंप्लीट फोकस यहाँ पे दीजिए। हमें दिया जाएगा मार्क्स रेंज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमें एक तीसरा कॉलम बनाना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब अब तक जितने स्टूडेंट आ गए उसको ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे 2, फिर 2+3 तो 5, फिर 5+10 तो 15, 15+15 तो ये 30, एंड 30+20 तो 50। समझे? मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आना चाहिए एंड में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट एंट्री शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ऐड करते जाना है सारे रीडिंग्स को, तब तक के सारे रीडिंग्स को। ठीक है, जैसे आप कोई भी व्हीकल चला रहे हो तो उसके अंदर कैसा होता है, अगर आप देखें तो जो अपना किलोमीटर का जो ये होता है ना गेज, उसमें क्यूमुलेटिव रीडिंग हमको मिलता है कि अब तक गाड़ी कितनी चली। समझे? तो हम क्या करते हैं, अगर 10,000 था और एक ट्रिप के बाद 11,000 हुआ तो हम कंक्लूजन निकालते हैं कि ये ट्रिप जो किया मैंने वो 1,000 किलोमीटर का था। राइट? सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? टोटल रीडिंग, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमको वो निकालना पड़ेगा क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। ओके, अब देखिए व्हाट इज कैपिटल L इन द फॉर्मूला? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मतलब सबसे पहले हमको मीडियन क्लास कौन सा है, मीडियन क्लास कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
वी हैव टू आइडेंटिफाई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मतलब दोस्तों टोटल कितनी एंट्री है, यहाँ पे टोटल कितनी एंट्री है? टोटल 50 एंट्रीज है हमारे पास। 50 स्टूडेंट्स का डेटा है, टोटल 50 स्टूडेंट। तो टोटल वी हैव गॉट 50 एंट्रीज, ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखें कि 25th और 26th एंट्री किधर आएगी, कौन से क्लास में आएगी, तो हमको दिख रहा है कि भैया 40 to 60 जब तक आया तब तक 15 स्टूडेंट्स कवर हुए थे टोटल, और 60 to 80 में टोटल 30 स्टूडेंट्स तक पहुंचे हम लोग। समझ रहे हो? मतलब 25th एंड 26th एंट्री जो है उसको हमने 60 to 80 वाले इसमें कवर किया। टोटल 50 एंट्री थी, तो उसके सेंट्रल एंट्री कौन सी हो गई? 25 एंड 26, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर है ना। तो 25 और 26 का एंट्री हमने कब कवर किया? 60 to 80 के अंदर, राइट। 60 to 80 के अंदर हमने उसको कवर किया। तो आप ये टेबल बनाइए, ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज मेक दिस टेबल क्विकली इन योर नोटबुक। जल्दी से ये टेबल बनाइए। ठीक है, अब वो टेबल में ये फोर्थ रो जो है उसके लेफ्ट में एरो बना के लिखिए मीडियन क्लास। ये हुआ हमारा मीडियन क्लास, क्योंकि 25वीं और 26वीं एंट्री जो है वो यहाँ पे हो रही है 60 to 80 के बीच में। इसके लेफ्ट साइड में एक एरो बना के हाईलाइट कीजिए मीडियन क्लास। ओके गाइस, तो ये हुआ हमारा मीडियन क्लास। तो इसके अंदर L is lower limit of the medial class, that means 60 will be our L। 60 को हाईलाइट करके लिखिए L equals to 60। नाउ कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ डेटा आइटम्स कितना है? कैपिटल N की वैल्यू 50, 50 स्टूडेंट का डेटा है ना। कैपिटल N इक्वल्स टू 50, ठीक है। टेबल में हाईलाइट कर दो, दिस इज कैपिटल N। कैपिटल F, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास के ऊपर के क्लास का क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास के ऊपर के क्लास का क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 15। इसको हाईलाइट करो कैपिटल F, दिस इज कैपिटल F। ओके, मीडियन क्लास के एग्जैक्टली ऊपर वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्मॉल fm, frequency of the median class, so small fm is this one, ये वाला 15, this is our small fm, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हैं ना सब लोग? एंड h is width of the median class, width of the median class, रेंज कितनी है? 20, 60 से लेकर 80 तक, दैट इज आवर 20 इज आवर विड्थ, ठीक है। फॉर्मूला में पुट करो और आंसर बताइए। कौन सा ऑपरेशन पहले करना पड़ेगा उसके लिए ब्रैकेट्स यूज किए हैं मैंने। बहुत ही क्लियर है कि कब क्या करना पड़ेगा। पहले डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन कब है, सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, ठीक है।
72.6667. Okay guys, and third element is mode. Mode is very simple and very easy thing. मोड का मतलब क्या होता है? मोड इज सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है, दैट इज मोड. इट इज लाइक द मोस्ट पॉपुलर थिंग. इफ आई वांट ओनली वन विनर, मुझे ना एवरेज चाहिए ना पोजीशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैंने 10 रीडिंग ली है, उसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा रीडिंग है, दैट इज अवर मोड. समझे? मुझे सिर्फ एक विनर चाहिए, दैट्स इट. अगर मैं 10 लोगों को सर्वे कर रहा हूँ और 10 लोगों को मैंने पूछा भैया आप कौन सा फोन यूज करते हो, और 10 में से अगर 6 या 7 लोगों ने एक ही कंपनी का नाम ले लिया, दैट इज द विनर. मुझे वो नहीं चाहिए कि कितने लोगों ने बोला, कितने लोगों ने दूसरी पोजीशन पे कौन है. नथिंग, नो एनालिसिस रिक्वायर्ड, जस्ट वन विनर, मोस्ट फेमस कौन है. समझे? दैट इज मोड. हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, value of the variable which occurs most frequently, that is our mode. तो मोड फॉर रॉ डेटा डायरेक्टली पूरे डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? बताओ. क्वेश्चन नंबर 5 का मोड बताओ. क्लियरली दिख रहा है, इट विल बी 50. ठीक है. सो मोड फॉर रॉ डेटा इज एक्सट्रीमली सिंपल, मैक्सिमम अकरिंग फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट. मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा, फिर से हमारे पास है कुछ फॉर्मूला बेस्ड चीज. ओके, वंस अगेन फॉर्मूला पे जाना है हमको. तो उसके लिए प्लीज ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो टेबल है इसको नोट डाउन कर लीजिए. वंस अगेन वी हैव टू फॉलो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसीजर. ये टेबल को फिर से लिख लीजिए. So this is mode of grouped data. This is mode of grouped data. तो उसके लिए हमारे पास फिर से फॉर्मूला है. अब यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है मॉडल क्लास. मॉडल क्लास मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो क्लास में है, दैट इज आवर मॉडल क्लास. क्योंकि हम मोड ढूंढ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो क्लास में है, दैट इज आवर मॉडल क्लास. तो कौन सा आएगा मॉडल क्लास? विच विल बी द मॉडल क्लास? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कैटेगरी में है, 4.525. ओके, सो दैट इज आवर मॉडल क्लास. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 152 स्टूडेंट्स ये रेंज में फॉल हो रहे हैं. सो दैट इज आवर मॉडल क्लास. ओके, अब हमें बोला है L, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? हाईलाइट कीजिए इसको मॉडल क्लास. ये 4.5 वाले को हाईलाइट कीजिए मॉडल क्लास, और फिर कैपिटल L इक्वल्स टू 4.5, इसको सर्कल कीजिए. F0 is the frequency of model class, largest frequency. तो 152 के बाजू में लिख दीजिए F0. This is our F0. F1 is the frequency of the class above the model class, class preceding the model class. 79 को हाईलाइट कीजिए F1. And F2 is the frequency in the class next to the model class. That will be 65. 65 is our F2. And H is width of the model class. What will be H?
h की वैल्यू क्या होगी 0.5. Perfect, right? So use all these values and find out what is the mode. $4.728. $4.728 is the value of the mode. गाइज ये छोटा सा आपका नॉलेज के लिए जरूरी चीज, अगर मेरे पास मीन और मीडियन है ना, तो मोड की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढने का यह फॉर्मूला होता है. एम्पिरिकल मतलब बेस्ड ऑन द फॉर्मूला. अगर मेरे पास मीडियन और मीन दोनों है तो मोड की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढने का दिस इज द फॉर्मूला, एम्पिरिकल मोड. राइट? तो इसको याद रखना कभी, अगर शायद कभी पूछ ले, आज तक पूछा नहीं. इसकी मदद से आप लोग ये भी वेरीफाई कर सकते हो कि कहीं मैंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, अप्रोक्सीमेट सेम वैल्यू आपको मिल सकती है. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो वेरीफाई दैट. अब दोस्तों ये चीज हमको समझनी है कि नेचर ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. अगर मैंने रीडिंग लिए है बहुत सारे, तो सिस्टम का बिहेवियर तीन तरीके का हो सकता है. ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड या सिमेट्रिक. ओके, पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब क्या है दोस्तों, वैल्यू फर्स्ट हाफ में काफी इंक्रीज हुई और फिर धीरे धीरे डिक्रीज हुई. दिख रहा है ना आपको? पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब है वैल्यू इंक्रीमेंट फास्ट हुआ और डिक्रीमेंट स्लो हो रहा है. नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इंक्रीमेंट स्लो हो रहा है और डिक्रीमेंट बहुत फास्ट है. एवरीबडी इज गेटिंग दिस, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड. इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो आप. आप ऐसा कंपेयर करो कि आपने गेट के लिए 10 मॉक टेस्ट दिए, आपने गेट के लिए 10 मॉक टेस्ट दिए, और अगर ऐसा हो रहा है कि पहले टेस्ट से तीसरे टेस्ट तक आप हाईएस्ट मार्क में पहुंच गए और फिर तीसरे टेस्ट से लगातार 10th टेस्ट तक आपके मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, देन इट इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व. फर्स्ट हाफ में पीक मिल गया आपको, राइट? और नेगेटिवली स्क्यूड मतलब ऐसा अज्यूम करो कि आपको 7th या 8th टेस्ट में हाईएस्ट मार्क मिले, धीरे 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 बढ़ते गए
और 8th टेस्ट में हाईएस्ट मिले और फिर अचानक से 9th या 10th में कम हो गए, देन इट इज नेगेटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड एंड सिमेट्रिक। ओके, तो दोस्तों ये हम लोग मीन, मीडियन और मोड के वैल्यू के ऊपर से भी पता कर सकते हैं। अगर मोड की वैल्यू सबसे छोटी है तो मतलब दैट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। हमको दिख रहा है ना, देखो पीक जो है वो हमको मोड देगा ना, हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी पीक के पास ही होती है। तो अगर पीक मुझे मोड दे रहा है देन पीक की वैल्यू सबसे जल्दी आ गई तो पॉजिटिवली स्क्यूड। सिमिलरली पीक की वैल्यू यानी मोड की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है देन इट विल बी नेगेटिवली स्क्यूड। और अगर तीनों के तीनों सेम है देन इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, कोई भी सिस्टम का बिहेवियर, अगर मेरे पास डेटा सेट है तो कोई भी सिस्टम अभी नेक्स्ट कैसा बिहेव करेगा वो जानने के लिए यूज होता है ये सब चीजें। तो गाइज इसमें देखिए लेस और इक्वल टू मैंने यहां भी लिखा है, और अगर तीनों के तीनों इक्वल है तब तो सिमेट्रिक है। दैट मीन्स अगर ऐसा है मोड और मीडियन इक्वल है लेकिन दोनों मीन से लेस है देन इट विल बी पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर मीडियन और मोड इक्वल है लेकिन वो मीन से ग्रेटर है देन इट विल बी नेगेटिवली स्क्यूड। समझे? तीन में से कोई भी दो क्वांटिटी इक्वल है बट तीसरे से ज्यादा या कम है तब भी स्क्यू तो आएगा। अगर तीनों के तीनों सेम है तब सिमेट्रिक हो। ओके गाइस, नाउ अब हम बात करेंगे इससे एक लेवल आगे एंड एक्चुअली यूज्ड एवरीवेयर इन इंजीनियरिंग। गेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, एवरीथिंग, इवन गेट का स्कोर जो आपको मिलता है ना, गेट स्कोर, उसमें भी ये चीजें होती है जो अभी हम करने वाले हैं। ओके, अब मुझे बताइए, आई एम कंपेयरिंग टू बैट्समैन। एक सीरीज में दो बैट्समैन का परफॉर्मेंस मुझे कंपेयर करना है। एक बैट्समैन ने ऐसे रन बनाए, पांच मैच के एक सीरीज में बैट्समैन ए जो है उसने ऐसे रन बनाए। ओके, और बैट्समैन बी जो है उसने ऐसे रन बनाए। ओके, तो यहां पे अगर हम बोलना चाहेंगे हु इज द बेटर बैट्समैन तो हम क्या बोलेंगे? वी विल से बैट्समैन बी। क्यों ऐसा किया? बिकॉज हमें यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिख रही है। ठीक है, अब तक हमने जो पढ़ा है, अगर आप इसका एवरेज निकालो, दोनों का एवरेज 50 है, अगर दोनों के सीरीज के रन टोटल करो तो टोटल रन्स आर ऑल्सो सेम। ठीक है, दोनों का एवरेज सेम है, दोनों के रन सेम है, तो दिस गिव्स अस द लिमिटेशन कि मीन जो है वो हमको सब कुछ नहीं बताता। कंसिस्टेंसी के बारे में मीन हमें कुछ नहीं बताता है। ठीक है, तो इसके लिए वी हैव टू गो फॉर आरएमएस वैल्यू। वी हैव टू गो फॉर आरएमएस वैल्यू इफ वी वांट टू मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम, देन वी हैव टू गो फॉर आरएमएस वैल्यू। समझे? ज्यादा अप डाउन हो रहा है तब भी एवरेज 50 का आएगा, और कम अप डाउन हो रहा है तब भी एवरेज 50 का आ रहा था। राइट? अगर कोई सिस्टम का एवरेज ऐसा है तो उसका वेरिएशन कितना हुआ, उसका वेरिएशन कितना हुआ वो भी तो जरूरी होता है ना।
क्योंकि कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी बहुत जरूरी होती है कोई भी काम के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास होती है आरएमएस वैल्यू विच इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बस स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसके रॉ और ग्रुप्ड डेटा के फॉर्मूला है। तो जाहिर सी बात है इतना सारा हमको पूछना नहीं चाहिए गेट के अंदर, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं कभी ना कभी, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर रॉ डेटा और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा, ये दो फॉर्मूला है हमारे पास। तो दोनों को एक एक बार अप्लाई करके क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इज रॉ डेटा, दिस इज नॉट अ ग्रुप। टेबल दिया है इसका मतलब ग्रुप नहीं है, यहाँ पे कोई रेंज नहीं है, दिख रहा है आपको। ग्रुप में क्लासिफिकेशन नहीं किया है, सिर्फ डेटा एंट्री का टेबल दिया है, समझ रहे हो ना। ग्रुप डेटा तब बोलते हैं जब ऐसा क्लासिफिकेशन हो, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कीजिए ये रॉ डेटा के लिए। आपको xi और xi का स्क्वायर चाहिए होता है, तो वो ऑलरेडी करके दिया हुआ है, जस्ट टू सेव योर टाइम, ठीक है। यहाँ पे गाइस फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा, xi का स्क्वायर करने के बाद उसका एडिशन है, और यहाँ पे xi का एडिशन करने के बाद वो वैल्यू का स्क्वायर है, समझ रहे हो, देयर इज अ डिफरेंस। दोनों को बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे सिग्मा xi स्क्वायर, लेकिन ये क्या है, xi स्क्वायर का सिग्मा, और ये xi के सिग्मा का स्क्वायर है, राइट। एट 8.164 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, ओके। और अगर सिग्मा स्क्वायर पूछते तो उसको बोला जाता है वेरिएंस, वेरिएंस। सिग्मा स्क्वायर इज नोन एज वेरिएंस। तो अगर क्वेश्चन में वेरिएंस पूछा जाता तो हम सिग्मा का स्क्वायर कर देते, ओके गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को। यहाँ पे देखो गाइस, क्वेश्चन जब आपको दिया जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3, सिर्फ ये दो कॉलम देंगे आपको, कॉलम 1 और कॉलम 3 देंगे। जो रेंज है हाइट की उसके सारे मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमें x मिल जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला में देखो, हमें एफ एक्स चाहिए और हमें एफ इंटू एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो हमने एफ एक्स निकाला और एफ एक्स स्क्वायर भी निकाला, और फिर सबका सिग्मा, राइट। तो ये टेबल भी पूरा कैलकुलेट करके आपको इसलिए दे दिया है क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम मत गवाइए, अप्लाई करके देखिए कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी।
कैपिटल N इक्वल्स टू क्या होगा? यस ऑब्वियसली 150. $3.028 ये हमको आंसर मिलेगा. 3.028. ओके, सो ये हो गया दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, तो एरिथमेटिक मीन की जो लिमिटेशन है एनालिसिस करने के टाइम पे, उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन. अब स्टैंडर्ड डेविएशन की भी अपनी एक लिमिटेशन है. ठीक है, जैसे कि इफ यू वांट टू कंपेयर टू कंप्लीटली डिफरेंट डेटा सेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट फील्ड्स. ओके, इफ यू वांट टू कंपेयर कंप्लीटली टू डिफरेंट डेटा सेट, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि यार मर्सिडीज ऑटोमोबाइल कंपनी और एप्पल के आईफोन का सेल्स, इन दोनों का परफॉर्मेंस कंपेयर करो, हु इज द बेटर परफॉर्मर, तो क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा? राइट, एक चीज 50 लाख की आती है, दूसरी चीज 1 लाख रुपए की आती है. राइट, इसको कंपेयर कैसे करोगे? दोनों का क्लाइंटेल डिफरेंट है, दोनों की एप्लीकेशन डिफरेंट है. तो ऐसे टाइम पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए. ठीक है, उससे भी आगे जाना पड़ता है. जैसे कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. लेट अस से वन बेस्ट बैट्समैन, लेट अस से विराट कोहली, उसकी 5 अलग अलग मैच में हमको वेरिएशन देखने को मिला. कभी 40 रन, कभी 80 रन, कभी 60 रन. ठीक है, तो उसका हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.4 रन्स. मतलब ये इतना फ्लक्चुएट करता है. ठीक है, और हम साथ में ले ले क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर, तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4 गोल हो सकते हैं कोई मैच में. ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी लाइक 0.2 गोल्स और समथिंग लाइक दैट. समझ रहे हो? डेविएशन बहुत कम होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि डेटा ही लोअर वैल्यू का है. तो हम ऐसा थोड़ी बोल सकते कि यार ये रिलायबल प्लेयर है इससे, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इससे कम है. वी कैन नॉट कंपेयर इट दैट वे. बात समझ में आ रही है? वी कैन नेवर कंपेयर लाइक दिस, क्योंकि दोनों अलग अलग फैक्टर्स के साथ अलग अलग टाइम पे काम कर रहे हैं, दोनों का डेटा कंप्लीटली डिफरेंट है. तो इसके लिए हमारे पास होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. हमारे पास होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो हमें दो अलग अलग डेटा सेट कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट फैक्टर को लिंक करने में, कंपेयर करने में मदद करता है. दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय म्यू, वेयर म्यू इज आवर एरिथमेटिक मीन, एक्स बार जो अभी हम लिखते थे. ओके, तो यहां से क्या होता है? देखो, जाहिर सी बात है, जिसका एवरेज ज्यादा होगा, उसका डेटा बड़ी बड़ी वैल्यूज का है, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा होगा. देखिए, इसका विराट कोहली का एवरेज ही होगा 60 रन्स और इसका एवरेज होगा लाइक 2.2 गोल्स पर मैच. जाहिर सी बात है, राइट? तो जिसका एवरेज ज्यादा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जनरली ज्यादा मिलता है. जिसका एवरेज कम, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूजुअली कम ही होता है. तो दोनों के रेशियो की मदद से हमको मिल जाता है, इफ यू वांट टू कंपेयर टू डिफरेंट डेटा सेट्स. समझ में आया? सिग्मा अपॉन म्यू. एंड जनरली जब स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जनरेट किए जाते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो जो आंसर मिलेगा उसको मल्टीप्लाई विथ 100, तो हमें परसेंटेज में मिल जाता है. समझ में आ रहा है एवरीवन? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये गेट में पूछा जाता है. ठीक है, क्योंकि ये छोटी सी चीज है, आपको सिग्मा और म्यू दे देंगे और CV पूछ लेंगे.
चलिए आंसर बताइए इसका। CV इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन म्यू। सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू इज द मीन ऑफ द डेटा सेट। सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू इज द मीन ऑफ द डेटा सेट। कुछ भी तो नहीं करना है। 33 डिवाइड बाई 8.8, नथिंग एल्स, राइट। 33 डिवाइडेड बाय 8.8, इतना ही तो करना था। सिग्मा 8.8 एंड म्यू 33, 8.8 बाय 33। मैं उल्टा बोल रहा था, मेरा ध्यान नहीं था। ओके गाइस, अगर परसेंटेज में पूछते इसको तो 26.667% लिख देते हम, 26.667%। ओके